नमस्कार मित्रों। अब तक के क्लास में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा के लगभग 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न आता है कि अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। स्थिति काल का अर्थ क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे? मतलब क्या हमसे अपभ्रंश भाषा का समय पूछ रहे हैं? हमसे प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के देने के लिए, बता दीजिए अपभ्रंश का समय क्या। कितना आसान प्रश्न। इस प्रश्न को आराम से बचाया जा सकता है। हम लोग विकल्प ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले विकल्प में कह रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक। दूसरे विकल्प में कह रहे हैं 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। देखिए, ऐसे प्रश्नों में जो हमें भाषा विज्ञान के काल विभाजन से प्रश्न जो आते हैं, उद्भव और विकास से, और उसमें आधुनिक, मध्यकालीन और भारतीय आर्य भाषाओं का जो विभाजन है, उसमें हमें प्रश्न में ध्यान क्या देना होगा। हमें एक तो ईस्वी और ईसा पूर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ईस्वी और ईसा पूर्व, यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा। कभी कभी विकल्प में जो है ईस्वी को ईसा पूर्व कर देते हैं और ईसा पूर्व को ईस्वी, तो वहां पे हम जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसका विकल्प सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1500 ईस्वी से 1000, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। कैसे? देखिए, आपको पता होगा कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं इसको। तो पहला तो था पाली, दूसरा क्या था? प्राकृत, और तीसरा क्या था? अपभ्रंश था। ठीक। तो देखिए, पाली को ही प्रथम प्राकृत कहते हैं और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं। ठीक। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। देखिए, अब हमसे पूछता कि पाली का समय क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक पाली का समय हो गया, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी किसका समय हो जाएगा? अपभ्रंश का समय होगा। इस दृष्टि से यह उत्तर हमारे लिए सही हो गया, तीसरा। अब देखिए, ये पढ़ते हैं व्याख्या में दे क्या रहे हैं। तो दे रहे हैं कि अपभ्रंश का समय कितना है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यही सही हो जाता है। फिर संस्कृत का दे रहा है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, वह किसका समय था? वह समय था संस्कृत का। और उसके बाद देखिए, पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आ चुका होगा। अब देखिए, हम आगे प्रश्न को बहुत ध्यान से हल करते हुए चलेंगे, और प्रश्नों को पहले पढ़ा जाता है। क्या है ये प्रश्न, पूछ क्या रहे हैं? तो देखिए, बहुत आसान पूछ रहे हैं कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि मतलब देखिए, ठीक है, जैसे पूर्वी हिंदी में हम मान रहे हैं कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आता है, लेकिन आप बताइए हमसे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी क्या है, किस अपभ्रंश से ये विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से यह विकसित हुई। तो यह विकसित किससे हुई? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से हुई है। पहले विकल्प में दे रहा है ब्राह्मण, दूसरे में दे रहे हैं सौरसेनी, तीसरे में दे रहे हैं अर्धमागधी, और चौथे में दे रहे हैं मागधी। तो ये ध्यान दीजिए, पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से हुई, और बिहारी हिंदी मागधी से विकसित हुई। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी हुई। ठीक है, यही तोड़ के हम लोग सारा पढ़ लिया गया, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी। अब ब्राह्मण से क्या? सिंधी। सिंधी है जो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। ठीक। तो देखिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्याख्या में क्या दे रहे हैं। ठीक है। तो हमसे व्याख्या में कह रहे हैं कि जॉर्ज गेशन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक। अच्छा, कभी हमसे पूछ ले कि ठीक है, अर्धमागधी से हुआ पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति। ठीक। अर्धमागधी से बना क्या? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। लेकिन हमसे पूछ ले कि बताइए किसने माना कि इसी से, तो हम जार्जिएशन लगा देंगे। ठीक। वही धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए, अगर धीरेन्द्र वर्मा कभी हमसे पूछ ले कि धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, देखिए ये मान्य मत नहीं है। मान्य मत तो यही है कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। लेकिन अगर आप कभी पूछ ले, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, तो धीरेन्द्र वर्मा ने मागधी अपभ्रंश से माना है।
देखिए पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली जाती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो ये ट्रिक आप बना सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हुआ है, जिसका विवरण इस प्रकार है। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे देखिए अर्धमागधी, ठीक, इससे क्या हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। किसका हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और ये प्रश्न हमारे पूछा भी था। ब्राचर से सिंधी हमने आपको बताया ही था, ब्राचर से। सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पश्चिमी हिंदी तो कई बार बन चुका है, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भी सौरसेनी से है। ये जो आप गुजराती देख रहे हैं, मैं एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने गया था, ठीक है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने गया था। वहां पूछा था कि बिहारी किस अपभ्रंश से विकसित है, गुजराती किस अपभ्रंश से विकसित है। तो देखिए ये तो सब लोग जानते हैं कि पश्चिमी, राजस्थानी, ये सब, लेकिन गुजराती को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हम ये ध्यान देंगे गुजराती सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित है। ठीक, अब देखिए मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ठीक, पचासी से लहंदा और पंजाबी, महाराष्ट्री से मराठी। स्पष्ट है। देखिए अब हम आगे प्रश्नों को आराम से पढ़ेंगे। कह रहा है 53, देखिए अब ये भी भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न और शानदार प्रश्न। ठीक, और थोड़ा भी अगर हम लोग ध्यान दे देंगे इस प्रश्नों को हम लोग परीक्षा में सही करके आएंगे। कह रहा है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्रश्न कहाँ से बन रहा है? ये बोली के क्षेत्र से प्रश्न बना। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि किस अपभ्रंश से विकसित हुआ, इससे प्रश्न बना। तो हम विकल्प पढ़ते हैं आराम से। कह रहे हैं कि खड़ी बोली ब्रज भाषा से, कि कन्नौजी यहाँ बोली जाती है, कि अवधी बोली जाती है। तो आप ये ध्यान दीजिए, जो मेरठ मेरठ का क्षेत्र है, आप सुनेंगे मेरठ में खड़ी बोली। ठीक, अब मेरठ और दिल्ली के आसपास, ठीक है, जो हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पुस्तक है, वहां पे भोलानाथ तिवारी ने स्पष्ट लिखा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास, ठीक है, बोले जाने के कारण इसको खड़ी बोली कहा गया। हम्म, और देखिए खड़ी बोली तो एक भाषा है, लेकिन आज भी इसको बोली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस समय के लोगों के द्वारा बोली जाती थी, तो वो नाम रूढ़ हो गया। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में कौन सी बोली? खड़ी बोली। आइए हम पढ़ते हैं अब खड़ी बोली और कहाँ बोली जाती है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि खड़ी बोली मेरठ में, ठीक है, ये तो प्रश्न में पूछा ही है। सहारनपुर यह भी आया, बिजनौर ये तो प्रश्न पूछा। देखिए एक चीज पूछता है कि मुजफ्फरनगर में कौन और मुजफ्फरपुर में कौन सी बोली। ठीक, तो देखिए मुजफ्फरनगर अगर आप पूछे तो खड़ी बोली, हम्म, और दिल्ली का कुछ भाग में खड़ी बोली, रामपुर में खड़ी बोली, मुरादाबाद में खड़ी बोली, देहरादून का जो मैदानी भाग है उत्तराखंड में, वहां पे भी जो है खड़ी बोली जाती है। अब देखिए ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आगरा में, मथुरा में। क्लियर है? ठीक है, आगरा के ही लल्लू लाल थे जिनमें ब्रज भाषा बन पाया गया। लल्लू लाल जो थे, ठीक है, उनमें ब्रज भाषा बन पाया गया। तो देखिए आगरा में लल्लू लाल ब्रज भाषा और ब्रज भाषा कहाँ की? आगरा में। ठीक है, मथुरा भगवान कृष्ण का स्थान, तो जहां भगवान कृष्ण रहेंगे ब्रज, वहां तो जान लीजिए कि ब्रज भाषा बोली ही जा रही है। अलीगढ़, अलीगढ़ में, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। ठीक है, अब देखिए कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, अखिलेश यादव, तो उनका जो क्षेत्र है, आप देखिए मैनपुरी, ठीक है, बदायूं, ठीक, एटा, ये सब देखेंगे कि आप उन लोगों की जो है ये सीटें जो है, मतलब फिक्स सीट के रूप में सामने आती हैं। हालांकि कई बार हार चुके हैं, लेकिन तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली में जो है ब्रजभाषापन, बरेली में ब्रजभाषापन और रायबरेली में अवधि। ठीक, ऐसे क्लियर करिए, बरेली में ब्रज, रायबरेली में अवधि। अब देखिए कन्नौजी में क्या? हम्म, कन्नौजी में क्या? तो कन्नौजी ईटा, इटावा। हम्म, इटावा और ईटा में कंफ्यूज होता है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि देखिए इटावा, इटावा है, इटावा को आप ईट से लीजिए। और आप देखे होंगे जो मिस्त्री होते हैं वो ईट कन्नी से ही, जब घर बनता है तो कन्नी का यूज करते हैं, कन्नी। तो उससे आप ध्यान में रख सकते हैं, यह ध्यान में रखने का एक टिक मात्र है। हाँ, फर्रुखाबाद, ठीक, महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान वहां कन्नौजी, शाहजहां, कानपुर,
हरदोई, पीलीभीत, ये सब जगह क्या है, कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। आप देखिए कि अवधी कहाँ बोली जाती है, ठीक। तो अवधि तो एक तो जान लीजिए आपकी भगवान राम का जो क्षेत्र है वो अवधि ही है। उसमें आप देखिए कि लखनऊ में, इलाहाबाद में, फतेहपुर में, मिर्जापुर में, ठीक, उन्नाव में, रायबरेली में, सीतापुर में, फैजाबाद में, गोंडा में, बस्ती में, बहराइच में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो अवधि के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत ध्यान से हल करते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है। देखिए कभी यह प्रश्न बन जाता है कि 252 वैष्णव की वार्ता किसका ग्रंथ है, कभी यह प्रश्न बन जाता है कि इनमें किसके शिष्यों का वर्णन है, कभी यह प्रश्न बन जाता है किसके काल की रचना है, मतलब किसके शासन काल में रचना की लिखी गई। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। पहले हम लोग प्रश्न का डिमांड को समझते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता की हमसे पूछ कह रहे हैं भाषा। तो आप ध्यान देंगे मित्रों, आप ध्यान देंगे कि 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की थी। हम्म अब गोकुलनाथ के पिता कौन थे, आप जानते होंगे गोकुलनाथ के पिता विठलनाथ थे, ठीक। तो आप ये जानते होंगे कि जो अष्टछाप की स्थापना हुई वो विठलनाथ की। तो जो कृष्ण कृष्ण काव्य आप देखेंगे कि वहां पे जो है ब्रज में सबसे ज्यादा रचना है। तो ये आप जानिए कि जो है 252 वैष्णव में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, तो ये ब्रज में है, ठीक है। यहाँ से आप दिमाग में लगा सकते हैं कि कृष्ण से संबंधित, ठीक है, इनके पिताजी थे। तो इस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि यह ब्रजभाषा में। अब देखिए आगे हमारे सामने क्या प्रश्न आता है। तो हम लोगों ने सही उत्तर क्या खोज लिया, हम लोगों ने सही उत्तर खोज लिया कि 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ ब्रजभाषा में है, लिखा गया। इसके रचयिता वल्लभाचार्य के पौत्र थे, ठीक है, विठलनाथ के पौत्र और विठलनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ थे। दो संबंध बता रहे हैं, पुत्र तो थे किसके, विठलनाथ के, लेकिन पौत्र वल्लभाचार्य के। अब कह रहे हैं इसमें गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। तो 252 वैष्णव वार्ता में किसकी कथाएं हैं, तो विठलनाथ के शिष्यों का है, ठीक, विठलनाथ के शिष्यों का है। और 84 वैष्णव वार्ता में किसका है, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, ठीक। ये अंतर हम लोग कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा गोकुलनाथ द्वारा रचित एक अन्य 84 वैष्णव की वार्ता है जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं वर्णित हैं। और एक तथ्य हम लोग और ध्यान ले कर लेंगे कि जो इसमें लिखा नहीं है, ये जान लीजिए कि 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ जो है किसके शासन, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। इसको लिख लीजिएगा आप अलग से कि औरंगजेब के शासनकाल में ये लिखा गया, अत्यंत महत्वपूर्ण। अब देखिए शानदार प्रश्न हम लोग के सामने, थोड़ा सा घुमाया प्रश्न को, लेकिन आराम से हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि ईसुरी किस बोली के लोक कवि है, मतलब एक कवि है जिनका नाम है ईसुरी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ईसुरी की बोली क्या है, ईसुरी की बोली क्या है, ठीक। तो हमारे सामने प्रश्न आ जाता है क्या कि ब्रजभाषा के, कन्नौजी के, अवधी के या बुंदेली के। तो ईसुरी जो है, ईसुरी यह जो है बुंदेली के लोक कवि थे, ठीक है। ईसुरी जो है बुंदेली के लोक कवि थे, तो बुंदेली सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ईसुरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानीपुर के गांव मेडकी में हुआ था। उनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। वे बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। कहाँ के, बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के यदि लोकप्रिय कवि हुए तो एक बात तो यह स्पष्ट हो गया कि इनकी जो बोली थी वो क्या थी, बुंदेली थी, बुंदेली थी, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों ने सीख लिया। कह रहे हैं कि उनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति एवं सौंदर्य का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनके द्वारा रचित फाग विशेष रूप से प्रसिद्ध, ठीक है, फाग जो है उनके द्वारा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनके फागों में क्या है, प्रेम करुणा, हाँ, प्रेम करुणा, श्रृंगार, सहानुभूति आदि मार्मिक अनुभूतियों का सजीव
चित्रण मिलता है। ये जो छूट गया अनुभूतियां लिखा हुआ है, अनुभूतियों का सजीव चित्रण मिलता है। ठीक, अब देखिए आगे आप कह रहे हैं कि देखिए अब हम लोगों ने सीधा याद कर लिया कि जो ईसुरी थे उनकी बोली बुंदेली थी, बात खत्म। ईसुरी जो थे, अब यह प्रश्न है तो गलत ना हो, हम लोग ऐसे कहीं नोट कर लेंगे एक छोटे से पेज में कि ईसुरी जो थे वो बुंदेली के कवि थे, बात खत्म। ठीक, हम लोग और ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। अब कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है। ठीक, मतलब देवनागरी लिपि की जो पूर्ववर्ती पहले की लिपि है वो लिस्ट दी गई है, लेकिन एक जो है वो गलत है। तो पूछ रहे हैं कि क्या पूर्ववर्ती लिपियों में ब्राह्मी लिपि थी, तो थी। सादा लिपि थी तो थी। कुटिला लिपि थी तो हाँ यह भी थी, लेकिन खरोष्ठी लिपि देवनागरी के पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं थी। तो यह विकल्प हमारे लिए सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो देवनागरी के पूर्ववर्ती लिपि हैं उनका जो है वितरण क्या है। उनका हम वितरण पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और जबरदस्त तरीके से याद करते चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मी, हम्म ब्राह्मी, ब्राह्मी के बाद फिर गुप्त लिपि, ब्राह्मी के बाद आपका आ गया गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि हो गया। तो आप क्या जाने कि ब्राह्मी तो है देवनागरी के पूर्ववर्ती लिपि में। ठीक, अब कुटिल लिपि, ठीक है, तो यह भी तो है, कुटिला करके ऑप्शन में दिया था। ठीक, अब हम देखते हैं आगे क्या क्या है। तो फिर देखिए आगे एक शारदा लिपि भी मिलती है, जो कुटिल लिपि से दो लिपि विकसित हुई, नागरी और शारदा, यह भी विकल्प में है। तो और वो देखिए जो विकल्प में नहीं, खरोष्ठी कहीं आपको दिख रहा है इसमें? अगर इसके विकास क्रम को आप देखते हैं, जो पूर्ववर्ती लिपियों का वितरण है उसमें आप देख रहे हैं, कहीं दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से देखिए आप, कहीं पे आपको दिख रहा है कि जहाँ पे खरोष्ठी लिपि लिखा हो? नहीं लिखा है। तो इस हिसाब से देखिए वो सही हो गया हम लोग का। अब हम लोग ध्यान दे देते हैं कि आगे अब इससे घुमा के प्रश्न पूछे तो गलत ना हो। देखिए ब्राह्मी से क्या बना, ब्राह्मी से गुप्त, गुप्त से कुटिल, कुटिल बटे दो भाग में नागरी और शारदा। कुटिल दो भाग में बट गए, नागरी और शारदा। अब देखिए नागरी में क्या है, तो नागरी की पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में जो है आप देखेंगे देवनागरी, पश्चिमी शाखा से देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी का विकास। पूर्वी शाखा से बंगला लिपि, असमी, उड़िया का विकास। शारदा लिपि से गुरमुखी, कश्मीरी, लांदा और टाकरी का भी विकास हुआ। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से दो भागों में बटे नागरी लिपि और शारदा लिपि। और नागरी लिपि का पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी में जो है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, ये सारी चीजें। तो कभी हमसे पूछ सकता है ना कि नागरी लिपि का विकास किस शाखा से हुआ, देवनागरी लिपि का तो पश्चिमी शाखा से। ठीक, तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यह भी भाषा विज्ञान का है टॉपिक, लेकिन जो है ये हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं। तो प्रश्न बहुत जबरदस्त है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि द्विगुण व्यंजन है, मतलब हमसे द्विगुण व्यंजन पूछ ले रहे हैं और विकल्प दिया है, कौन से द्विगुण व्यंजन है इसमें। ठीक, तो देखिए कह रहे हैं ड, ढ, हाँ, अंग, ह। ठीक, तो हम जानते हैं कि देखिए ये ड और ढ द्विगुण व्यंजन है। तो हमारा बी विकल्प सही हो गया। ठीक, ड और ढ, हाँ, एक तो देखिए एक बिंदी लग जाता है जब नीचे, तो वो द्विगुण व्यंजन होता है। अगर कहीं आपको ये ड और ढ इस टाइप से दिखे, ठीक, तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। और अंग जब आप देखते हैं तो ये इस तरह लगा होता है, ये साइड में रखता है, ठीक है, नुक्ता। तो देखिए हमारे सामने सही उत्तर आ गया कि ड और ढ द्विगुण व्यंजन है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत नीचे आ जाती है। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे, ठीक है, संस्कृत में ये नहीं थे। इनका विकास हिंदी में हो हिंदी में हुआ है। इन व्यंजनों से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, हमेशा शब्दों के बीच या अंत में प्रयोग की जाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब आप कहीं ये बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो है ऐसे नहीं दिखेंगे कि आप कोई ऐसा चीज लिखा हो, लेकिन आप
ऐसे इसका यूज दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं इससे शुरुआत हो ऐसा नहीं मिलता है। अब देखिए जैसे पढ़ना, कूड़ा, बूढ़ा, ये सब द्विगुण व्यंजन को ही उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो द्विगुण व्यंजन को ही उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए आगे हमारे सामने प्रश्न पूछ रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं राजभाषा आयोग का गठन बता दीजिए हमें कब कब हुआ, ठीक। तो देखिए राजभाषा आयोग का गठन हमसे पूछ रहे हैं, अनुच्छेद पूछ रहे हैं, ये भाषा विज्ञान से संबंधित टॉपिक, ठीक है। अगर हम 343 से 351 तक के अनुच्छेद को याद कर लेते हैं तो मित्रों हमें एक दो प्रश्न आराम से सही करने को परीक्षा में मिल जाते हैं, और नेट में तो ये वायरल पेपर आउट क्वेश्चन है कि पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो देखिए अब कह रहे हैं राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद, पहला विकल्प है कि अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। तो देखिए राजभाषा आयोग का गठन जो है 344 के अंतर्गत हुआ, और क्या हुआ जो है 344 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, तो पहला उत्तर सही हो गया। और क्या, संसदीय समिति का उल्लेख है, इसी में संसदीय समिति का उल्लेख है। फिर 345 में क्या है, 345 में राज्य और उसकी राजभाषाओं का वर्णन है, ठीक। 46 में है कि एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य या संघ या राज्य और संघ के मध्य जो संचार है, जो पत्र की भाषा है, उस राजभाषा से संबंधित उसमें बताया गया है। 347 में ये कहे हैं कि मान लीजिए कोई राज्य का जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है, ठीक है, वहां बोली जाने वाली भाषा को अपना दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहता है, तो उससे संबंधित विशेष उपबंध उल्लिखित है। तो हम बस इतना ध्यान रखें, पहला कि 344 के अंतर्गत ही राजभाषा आयोग का गठन हुआ है, बात खत्म। अब देखिए आगे प्रश्न क्या है, देखिए शानदार प्रश्न, ठीक। ये जो प्रश्न है वो देखिए जो हायर में आप देखेंगे कि कई यूनिट बटे हुए हैं, ठीक। उसमें जो है आप जब देखते हैं कि अ, तीसरे यूनिट जिसमें क्या नाम है, हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, तीसरा यूनिट है। उसमें जो पहला पॉइंट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, तो और हिंदी के प्रसार में जो आंदोलन हुए, जो दूसरा पॉइंट है, तो वही जो है हिंदी के प्रसार से संबंधित आंदोलन से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सिलेबस से सीधे पूछे हैं, शानदार एकदम हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। कह रहे हैं क्या कि स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था, ठीक। हमसे तीन आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या कि स्वभाषा हो, स्वदेश हो और स्वधर्म हो। स्व कॉमन है, भाषा देश धर्म, देखिए स्व कर दीजिए कॉमन, और आंदोलन क्या है, भाषा देश धर्म, ठीक। का आंदोलन किसने चलाया, तो हमारे सामने पहला विकल्प है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चलाया, कि महात्मा गांधी जी ने चलाया, कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया, कि विवेकानंद जी चलाया। तो यह स्वभाषा स्वदेश जो है और स्वधर्म का आंदोलन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। आइए इनके बारे में एक चीज और बताते हैं कि दयानंद सरस्वती जो है, इनका नाम मूल शंकर था, मूल शंकर था। इन्होंने जो है किस समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, कब की, 1975 में की। आगे हमें देखने को मिलेगा, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो हमारे सामने सही उत्तर आ गया कि स्वभाषा स्वदेश स्वधर्म का आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया, ठीक। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, बहुत आराम से हम लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वभाषा स्वदेश स्वधर्म का आंदोलन चलाया था। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक थे। उन्होंने वेदों की महिमा को स्थापित करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे। देखिए इनका स्पष्ट कथन था, वेदों की ओर लौटो, ठीक। कह रहे हैं जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की, देखिए स्थापना तो लाहौर में किए थे और मुंबई में था मुख्यालय, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए कि लाहौर में स्थापना हुआ, लेकिन जो मुख्यालय था
वो मुंबई में था। फिर कह रहे हैं कि सत्याग्रह प्रकाश ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची उनकी प्रमुख कृतियां हैं। देखिए ये ग्रंथ तो हम लोग जानते थे आज तक कि सत्याग्रह प्रकाश किसका है, लेकिन ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, इसको ना भूलें हम। ये जो लास्ट के 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है कि 1875 मुंबई में, ठीक है, मुख्यालय इसका था, स्थापना लाहौर में की है, आर्य समाज की स्थापना, सत्याग्रह प्रकाश ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मित्रों अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमारे सामने बहुत ही शानदार प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है कि इनको आरोही इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित कीजिए, माने घटते से बढ़ने पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए बहुत आसान ये प्रश्न हो जाता है, बहुत आसान, बस हम अपना दिमाग लगाएं। अगर हमें एक चर्चित पता हो तो हमें, देखिए पहले विकल्प में कह रहे हैं उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। फिर प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, उदंत मार्तंड। तो देखिए हम ध्यान दें, आराम से ध्यान दें, तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले जो है उदंत मार्तंड 1826 में आया। 30 मई 1826, 30 मई को आया 1826 में। तो पंडित जुगुल किशोर ने संपादन किया था। तो देखिए सबसे पहले तो हमें, अगर हम कहीं खोज लें कि उदंत मार्तंड सबसे पहले कहाँ है, तो पहले विकल्प में मिल गया। अब देखिए किसी विकल्प नहीं है तो ये हमारा उत्तर ये सही हो गया, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं कि आगे गलती ना हो। आगे कहीं अगर हमसे सिंगल ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रजामित्र का संपादन कब और किसने किया, तो ऐसे प्रश्न गलत ना हो। देखिए, तो देखिए सबसे पहले देखिए उदंत मार्तंड 1800 पंडित जुगल किशोर, ठीक। फिर प्रजामित्र 1834 गंगाधर भट्टाचार्य। देखिए प्रजामित्र और प्रजा हितैषी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजा हितैषी हमेशा राजा लक्ष्मण सिंह होंगे, प्रजा का हितैषी हमेशा राजा होगा। इससे आप याद कर सकते हैं। प्रजामित्र 1834 में कौन, गंगाधर भट्टाचार्य, और प्रजा हितैषी 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह ने। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, 1873 में किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब देखिए आइए हम लोग जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी पत्रिका थी और कहाँ से प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले तो इनका कवि वचन सुधा हम जानते हैं, कवि वचन सुधा, ठीक। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप सुन रहे हैं इसलिए। 1868 में, ठीक। ये मासिक भी था, पाक्षिक भी था और साप्ताहिक भी था। और इस पत्रिका की विशेषता यह थी कि विदेशी वस्तुओं, ठीक है, जो विदेशी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उन्हें ना खरीदे ऐसी बात इन्होंने की गई, ठीक, ऐसी बात इन्होंने की। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आया। फिर बाला बोधनी में प्रश्न आता है कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कौन सा पत्रिका संपादित किया, तो 1874 में बाला बोधनी नामक पत्रिका का संपादन किया। मित्रों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मैं इसमें अपना 100% दे रहा हूँ, और आप इसको सुनते रहिए। मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और कुछ जो अलग तथ्य हैं उससे जुड़े हुए उसे भी मैं आपको बताते चलूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय गुरुदेव।